नमस्कार मित्रों, मैं हूं सत्येंद्र कुमार यादव। एक बार फिर आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एसएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है मित्र। जैसा कि जानते हैं मित्र, जो आपका चैनल है स्टडी विथ एसएस, ठीक है ना, स्टडी विथ एसएस, यह जो चैनल है मित्र वह आपके सीटेट एग्जाम के लिए, यूपी टेट एग्जाम के लिए, चाहे बात करें ऑल स्टेट टेट, चाहे ऑल स्टेट टेट एग्जाम के लिए, साथ ही साथ सुपर टेट एग्जाम के लिए प्रतिबद्ध है। यानी इस चैनल पे आपको पूरे टेट की तैयारी करवाई जाती है, शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सभी तैयारी करवाई जाती है। ठीक है मित्र, तो हमने जो इस समय शुरू किया है मित्र, इस समय मैं लेके आपको चल रहा हूँ मैथ का सेक्शन इस समय मैं कवर कर रहा हूँ मित्र, जो कि संख्या पद्धति जो चैप्टर उसको मैंने कवर कर लिया है मित्र। लेकिन अगर बात करें मित्र कि आज हम जो 5 जुलाई 2020 को होने वाला सीटेट का पेपर है मित्र, उस दृष्टिकोण से मैंने सोचा आपको क्यों न पेपर का जो क्वेश्चंस विगत वर्षों में आया हुआ है उसको हल कर ले। ठीक है मित्र, उसको हल करवा ले। तो आज हम चालू करने वाले हैं आपके जो C2020 के लिए हम हल करेंगे आज 2011 एवं 2012 के मैथ में जो भी आए हुए प्रश्न है मित्र, आज हम उनको हल करने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं मित्र तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है मित्र, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। चलिए मित्र, अगर हम बात करें तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं मित्र क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपको बगल स्लाइड में दिखाई दे रहा होगा मित्र कि क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई, समचतुर्भुज दिया हो उसके विकर्ण की लंबाई दिया है, यानी कितना दे दिया है मित्र, पहले विकर्ण की जो लंबाई की बात करें तो वो आपका दे दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, पूरा का पूरा प्रश्न सुन लीजिए। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप बताइए। ये आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक है मित्र, तो विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर दे दिया है और दूसरी लंबाई कितनी दे दिया है, तो कहेंगे 6 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है ना, यानी आप कह सकते हैं कि D1 बराबर 8 सेंटीमीटर दे दिया है और D2 बराबर दे दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है मित्र, और आपसे पूछ रहा है कि आप इसका परिमाप बता दीजिए। क्या पूछ रहा है मित्र कि विकर्ण का आपको परिमाप, उसके समचतुर्भुज का परिमाप बताना है। तो इसके पहले ध्यान दीजिएगा मित्र, इसको हल करने से पहले हम देख लेते हैं कि आखिर जो इसकी भुजा कैसे निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम भुजा की बात करें मित्र तो परिमाप निकालने से पहले हमें भुजा चाहिए। तो भुजा बराबर क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। अगर विकर्ण की भुजा निकालेंगे तो कहेंगे अंडर रूट D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ठीक है ना, अंडर रूट D1 स्क्वायर प्लस D2 यानी 1/2 D1 स्क्वायर इंटू D2 स्क्वायर। ये फार्मूला होता है किसका, कहेंगे भुजा निकालने का। अब यहां से ध्यान दीजिए दोस्त, 1/2 D1 का कितना मान है, तो कहेंगे सर D1 यहाँ 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ D2 कितना दिया हो तो कहेंगे सर 6 सेंटीमीटर है यानी 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया 1/2। इसको हल करेंगे तो 8 का स्क्वायर का मतलब होता है मित्र 8 का 2 बार गुणा करेंगे, 8 गुणे 8 यानी 8 इंटू 8 करेंगे तो 64 आ जाएगा, प्लस 6 के स्क्वायर का मतलब होता है मित्र कि 6 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36। यदि आप इसको सॉल्व करते हो मित्र तो 1/2 ए हो जाएगा आपका 100। ठीक है ना, तो 1/2 इंटू 100 का यहाँ पे चूंकि अंडर रूट में है तो इसका मतलब इसका वर्गमूल निकलेगा। तो 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 10 हो जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी विकर्ण की लंबाई कितनी आ गई, सॉरी यहाँ भुजा की लंबाई कितनी आ गई दोस्त, तो कहेंगे 5 सेंटीमीटर। अगर भुजा की लंबाई आपको 5 सेंटीमीटर आ गई मित्र तो अब आपसे पूछ रहा है कि परिमाप बता दीजिए। ठीक है मित्र, क्या पूछ रहा है कि विकर्ण का परिमाप बता दीजिए। परिमाप बताने आपके समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज का मतलब उसमें 4 ही भुजा होगी मित्र। तो हमने आपको मैं बता दूं कि अगर किसी भी आकृति का अगर उसका परिमाप निकालना हुआ, किसी भी आकृति का अगर परिमाप निकालना हो मित्र तो आपको क्या करना है कि सभी भुजाओं का योग कर देना है। ठीक है, सभी भुजाओं का योग। तो समचतुर्भुज में भी कितनी भुजा होंगी, तो समचतुर्भुज में 4 भुजा होंगी। साथ ही साथ समचतुर्भुज होता क्या है, तो ऐसा चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो, समान हो। तो इसका मतलब अगर एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो चारों भुजा 5 सेंटीमीटर होगी। तो परिमाप निकालेंगे मित्र तो कह देंगे परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, तो करेंगे भुजा गुणे 4। ठीक है मित्र, तो एक भुजा की लंबाई कितनी आई है, कहेंगे मित्र 5 आई है, गुणे क्या लिख लेंगे 4, यानी बराबर कितना हो गया 20 सेंटीमीटर हो गया इसका परिमाप। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 20 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं मित्र यह आपको समझ आया होगा। ठीक है ना, अब हम चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए मित्र, अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ठीक है ना,
क्वेश्चन आपसे कह रहा है मित्र कि एक कुछ आमों का भार जो है, दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सीटेट 2011 और 2012 के पेपर में आए हुए क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा रहा हूं मित्र, ठीक है ना। जो 5 जुलाई को होने वाला है पेपर आपका सीटेट का, उसके मद्देनजर रखते हुए सारे के सारे पेपर मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है मित्र। तो कह रहा है कि कुछ आमों का भार 2 केजी 600 ग्राम है तथा कुछ सेबों का भार जो है वह 1 किग्रा 450 ग्राम है। तो आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है। तो आपके सामने दिया हुआ है मित्र कि आमों का भार कितना दिया, तो पहले लिख लेंगे आमों का भार, ठीक है ना, आमों का भार। अगर आमों की भार की बात करें मित्र तो आमों का भार आपको दे दिया है 2 केजी 600 ग्राम, ठीक है ना, 2 केजी 600 ग्राम दे दिया है। फिर उसके बाद कर रहा है सेबों का भार, तो सेबों का भार कितना दे दिया मित्र, देख लीजिए। सेबों की भार की बात करें तो वो कह रहा है कि 1 केजी 450 ग्राम, 1 केजी 450 ग्राम। अब आपसे पूछ रहा है मित्र कि आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है, ठीक है, आमों का भार सेबों की भार से कितना अधिक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। हम करेंगे क्या मित्र कि जो आमों का भार है उसमें से सेबों के भार को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है, ठीक है मित्र। तो चलिए देख लेते हैं। अगर आपको घटाना हो, ये भी ग्राम है मित्र, तो आप 600 ग्राम में से अगर 450 आप ग्राम घटाते हो तो बच जाएगा कितना, तो कहेंगे सर 150 ग्राम बच जाएगा, यानी 150 ग्राम बच जाएगा। अब यहां से क्या होता है, 2 केजी में से 1 केजी घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 1 केजी। यानी अब कह सकते हैं कि जो आमों का भार है मित्र वह सेबों के भार से 1 किलो 150 ग्राम क्या है, अधिक है। उम्मीद करते हैं मित्र यह आप समझ पाए होंगे। अब अगले क्वेश्चन को चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा होगा, आप उसको सॉल्व करिए। चलिए मित्र अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की लंबाई L है। क्या कह रहा है, आयत की लंबाई, ध्यान से सुन लीजिएगा, एक आयत की लंबाई L और उसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है। इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई दुगुनी कर दी जाए एवं चौड़ाई को समान रखा जाए, ठीक है मित्र, यही क्वेश्चन है। तो आयत की लंबाई कितना दे दिया, तो लिख लेंगे पहले आयत की लंबाई बराबर आयत की लंबाई, ठीक है मित्र, आयत की लंबाई कितना दे दिया है, L दे दिया है। अब उसके बाद प्रश्नानुसार कह रहा है कि कुछ आयत की लंबाई उसकी लंबाई L और उसकी चौड़ाई जो है लंबाई की आधी है, यानी तब चौड़ाई कितनी हो जाए, आयत की चौड़ाई निकालेंगे तो कह रहा है लंबाई की आधी है, मतलब L/2 हो जाएगी, यही ना मित्र। अब आगे कह रहा है प्रश्नानुसार, आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि आयत की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो मतलब 2 गुना करने पर लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 गुना करने पर लंबाई आयत की कितनी हो जाएंगी, ठीक है। 2 गुना करने पर आयत की लंबाई की बात करें तो आयत की लंबाई हो जाएगी मित्र 2L। जबकि आगे कह रहा है प्रश्न में, जबकि कह रहा है कि उसके चौड़ाई को वही रखा जाए, यानी यहाँ पे जो चौड़ाई है चौड़ाई वही रहेगी, यानी L/2 ही रहेगी। तब आपसे पूछ रहा है, तब आप हमें बता दो कि आयत का परिमाप क्या होगा, ठीक है मित्र। तो आयत का परिमाप जानते हैं कि आयत का परिमाप का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो कहेंगे सर आयत का परिमाप बराबर जो होता है वो होता है सभी भुजाओं का योग कह सकते हैं, या कह सकते हैं आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई आधन चौड़ाई, यही होता है। तो कहेंगे हाँ सर यही होता है। तो अगर आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई होता है तो यहाँ हम लिख लेंगे 2, लंबाई कितना लिखेंगे, तो कहेंगे सर L लिखेंगे, यानी 2L लिखेंगे क्योंकि लंबाई को दूना किया गया है। अब कह रहा है चौड़ाई क्या रखेंगे, तो चौड़ाई L/2 है क्योंकि वो कह रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो यहां से आप एलसीएम ले लेंगे, ठीक है मित्र, 2 हो गया। अब एलसीएम ले लेंगे, 2 और 1 पे एलसीएम 2 हो जाएगा। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दिए, 2 दूना के 4L हो जाएगा, अब प्लस 1L में 1 का गुणा करेंगे तो L ही होगा। अब यहां से क्या हो गया मित्र, तो 2 से 2 आपका क्या हो गया, कट गया, 4L और L कितना हो गया 5L, यानी यही आपका क्या हो गया मित्र, आंसर हो गया, ठीक है ना। 5L आपका क्या हो गया, आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। उम्मीद करते हैं मित्र आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलिए मित्र अगली कड़ी में अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो आपके स्लाइड में बगल में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है मित्र। जैसा कि मैं एक बार फिर बता दूं, आज मैं आपको सीटेट 2020 के 5 जुलाई को जो पेपर होने वाला मित्र उसके लिए मैं 2011 और 2012 में आए हुए जो प्रश्न है उसको मैं सॉल्व करा रहा हूं, ठीक है मित्र, पेपर को सॉल्व करा रहा हूं। चलिए मित्र अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में
4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं, ठीक है ना। हिंदू अरबी संख्यांकन वाली 4 अंक की संख्या बताना है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, हिंदू अरबी संख्यांकन, ठीक है ना। अब पहले बात आती कि हिंदू अरबी संख्यांकन में आता क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। जो हम मित्र 1 2 3 4 5 6 पढ़ते हैं ना, 1 2 पढ़ते हैं ना, वही होता है हिंदू अरबी संख्यांकन होता है। अब संख्यांकन का मतलब हुआ कि संख्या को व्यक्त करने के लिए जिन अंकन यानी जिन संकेतों का प्रयोग किया जाता है उन्हीं को संख्यांकन कहा जाता है। अब हिंदू अरबी संख्यांकन कह रहा है 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी। तो 4 अंकों की, या कभी भी ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे मित्र, तो आपको क्या करना है कि जो 4 अंक यहां पूछा है तो 4 अंकों की पहले बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेनी है, ठीक है मित्र। उसके बाद आपको क्या करना है, 4 से 1 कम अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को घटा देना है। तो 4 से 1 कम लेंगे तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी, और इसमें से 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा। जो आएगा वही आ जाएगा उसकी संख्या। यानी हिंदू अरबी में 4 अंकों की कुल कितनी संख्या हो जाएगी, तो संख्यांकन में तो बताएंगे कुल 9000 संख्या हो जाएगी। यही आपका आंसर है। हो सकता है यहाँ 4 दिया हो, आपके आगामी परीक्षा में 9 दे दे, या 5 दे दे, 6 दे दे। अगर 6 कहेगा तो आप क्या करेंगे, पहले 6 ठो आप 9 लिख लेंगे मित्र, ठीक है ना। उसके बाद इसमें से एक कम 9 को घटा देंगे। एक कम 9 को मतलब 9 9 9 9 यानी 5 9 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब ये कितना हो गया, 9 0 0 0 0 0, यानी ये आपका हो गया 9 लाख। यानी कुल 6 अंकों की कुल कितनी संख्यांकन हो जाएगा, तो बताएंगे कितना, 9 लाख। ठीक है मित्र, तो उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। यह आपके विगत वर्षों में आया हुआ प्रश्न मित्र। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपके जो स्लाइड में बगल में क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है मित्र। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें मित्र, तो अगला क्वेश्चन आपके स्लाइड में दिखाई दे रहा है और कह रहा है कि संख्या 49,532 का सन्निकट हजारवां मान होगा, ठीक है ना। यानी संख्या 49,532 का सन्निकट हजारवां मान होगा, ठीक है ना। सन्निकट क्या कह रहा है कि सन्निकट हजारवां। तो पहली बात तो इसको हम देख लेते हैं कि इसके सन्निकट हजारवें पे कौन सा आता है। इसको कहते हैं मित्र इकाई, इसको कहा जाता है दहाई, इसको कहा जाता है सैकड़ा, और ये होता है हजार। मतलब कि हमें यहां तक सन्निकट मान निकालना है। अब सन्निकट मान का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। सन्निकट मान का मतलब होता है कि अगर कोई नंबर अगर 5 से छोटा है तब उसको हटाते हैं तो अगली वाली संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है मित्र। और जो संख्या को हटाएंगे उसके स्थान पे हम 0 करते चले जाएंगे, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि अगर 5 है या 5 से अधिक है, अगर उस संख्या को हटा रहे हैं, उस अंक को हटा रहे हैं, तो अगली संख्या पे 1 जुड़ जाता है और उसके स्थान पे 0 हो जाता है। चलिए इसमें देख लेते हैं। यानी अगर 2 को हम हटाएंगे तो क्या लिख लेंगे मित्र, 0 लिख लेंगे, लेकिन 3 पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि यह संख्या 5 से क्या है, तो कहेंगे सर कम है। अगर 3 को हटाएंगे तो यहां हम 0 लिख लेंगे, लेकिन 5 पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं, क्योंकि 3 जो है वो 5 से कम है, ठीक है मित्र। अगर वहीं बात करें कि अगर हम 5 को हटाएंगे तो यहां भी 0 लिख लेंगे, लेकिन अगली वाली संख्या में 1 जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि यह संख्या 5 है। तो अभी हमने बताया कि यदि कोई संख्या 5 हो या 5 से अधिक हो, ठीक है मित्र, तो अगर उसका सन्निकट मान निकाला जाता है तो उसको हटाते हैं तो अगली संख्या पे 1 जुड़ जाता है, जबकि उसके स्थान पे 0 लिख देते हैं। तो हमने यहाँ 5 के स्थान पे 0 लिख लिया, और 9 जो है हमने क्या किया, इसको हटाया तो इसमें 9 1 जोड़ दिया, 10 के 0 हो जाएगा मित्र, और जो 1 कैरी होगा वो अगले वाले नंबर में जुड़ जाएगा, यानी 5। यानी कह सकते हैं कि जो हजारवां अगर सन्निकट मान निकालेंगे तो वो आएगा 50,000, ठीक है मित्र। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, ठीक है ना। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो आपके बगल में स्लाइड में दिखाई दे रहा होगा, उस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मित्र, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या निम्नलिखित में से कौन सी महत्तम संख्या होगी, यानी निम्नलिखित में से कौन सी महत्तम संख्या होगी। पहला ऑप्शन आपके सामने दे दिया है, ध्यान से देखिएगा, 2 + 2 + 2 का स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन जो दे दिया है मित्र वो दिया है 4 का स्क्वायर। जो तीसरा ऑप्शन दे दिया है मित्र वो दिया है आपका 2 × 2 × 2 का स्क्वायर। और जो चौथा ऑप्शन दे दिया है मित्र वह आपका दे दिया है 2 × 2 के स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है मित्र, यह दे दिया है। और इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सा महत्तम होगा, यानी इसमें से आपको बताना है कि कौन सी संख्या महत्तम होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले
महत्तम की चीजें हम जान लेते हैं कि महत्तम का मतलब क्या होता है। तो महत्तम का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या, यानी इन चारों ऑप्शन में इसमें कौन सी बड़ी संख्या है। तो पहले चलिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे तब तो पता चलेगा। इसको सॉल्व करेंगे मित्र तो 2 + 2 + 2 कुल कितना हो गया, कहेंगे सर 6 हो गया। अब 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब दूसरा सॉल्व करके हैं, 4 का स्क्वायर होता है तो 4 × 4 कर लेते हैं, इसका मतलब कितना हो गया, कहेंगे 16 हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे मित्र तो हो जाएगा 2 दूना के 4 दूना 8, 8 का स्क्वायर कर लेंगे। जब 8 का स्क्वायर कर लेंगे तो मित्र कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 8 का स्क्वायर, इसका मतलब हो गया 64। अगर हम इस संख्या को हल करें मित्र तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 का स्क्वायर तो 2 दूना 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। यहाँ 16 हो गया, यानी 16 का स्क्वायर लेंगे तो 16 का स्क्वायर 256 होता है। 16 का स्क्वायर क्या होता है मित्र, 256। आप बता सकते हो कि इन चारों विकल्प में कौन सी संख्या महत्तम है, तो कहेंगे सर विकल्प नंबर 4 क्या होगा, सही होगा। उम्मीद करते हैं मित्र यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यह सीटेट 2011 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है मित्र, ऐसे ही आपके बेस पे प्रश्न बनते हैं तो आप इसको देखिएगा और स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, मजा आने वाला है इस वीडियो में। ठीक है मित्र, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें जो आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है। ठीक है मित्र, स्लाइड में दिखाई देने वाले प्रश्न को हल करते रहिए, मैं तो बताऊंगा ही। ठीक है मित्र, तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मित्र कि दी गई आकृति, ठीक है ना, दी गई आकृति समान आकार के 5 वर्गों से बनी है, तो आकृति का क्षेत्रफल यदि 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आकृति का, कह रहा आकृति का परिमाप सेंटीमीटर में होगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहले आकृति क्या है उसको हम देख लेते हैं, क्या आकृति है। ठीक है, यह कुछ इस टाइप की आकृति बनी हुई है और इसमें वर्गों को समान भागों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है, यानी 5 भागों में। ठीक है, तो वर्गों को विभाजित किया गया है। अब इसका कह रहा है कि इस पूरे आकृति का क्षेत्रफल आपके सामने दे दिया। इस आकृति का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस आकृति का पूरा आपके सामने क्षेत्रफल दे दिया है मित्र। अब आपको क्या करना है, आपको पहले इसका क्या निकालना है, तो कहेंगे परिमाप निकालना है। तो परिमाप निकालने से पहले मित्र हम समझ लेते हैं कि टोटल 5 आकृतियों का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। अगर इसमें से एक आकृति यानी एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हुआ, एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हुआ, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इन 5 का क्या करना पड़ेगा, टोटल वाले में भाग दे देना पड़ेगा, तो एक का पता चल जाएगा। इसका मतलब 180/5 कर देंगे तो हो जाएगा 36 वर्ग सेंटीमीटर। ये जो 36 वर्ग सेंटीमीटर आएगा मित्र, ये क्या आएगा, तो कहेंगे सर एक पहले यानी एक ठो वर्ग का केवल इसका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है मित्र, अब क्षेत्रफल आने से परिमाप निकालने के लिए परिमाप का जो फार्मूला होता है मित्र, हमने बताया था सभी भुजाओं का योग। परिमाप कैसे निकालेंगे, तो कहेंगे मित्र सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजाओं का योग करने के लिए हमें भुजा चाहिए, तो भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, और एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, 36 वर्ग सेंटीमीटर है। तो अगर यहां से हम भुजा की लंबाई निकालेंगे मित्र, तो स्क्वायर जाके उधर अंडर रूट बनाएगा और इसको लिख लेंगे 36 अंडर रूट में, और अंडर रूट बनाने का मतलब इसका क्या निकलेगा मित्र, तो कहेंगे सर वर्गमूल। वर्गमूल में हम यहाँ क्या लिखेंगे, कहेंगे सर 6। यानी आपको भुजा की लंबाई कितनी पता होगी, कहेंगे सर 6 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई आ गई। अब आपको निकालना क्या है, तो कहेंगे सर क्षेत्रफल, सॉरी परिमाप कहेंगे। तो हमने कहा परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। इसका मतलब ए भी 6 सेंटीमीटर है, ए भी 6 सेंटीमीटर, 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 और ए भी 6 सेंटीमीटर, ए भी है, ए भी है, ए वाला है, ए वाला है, ए है और ए और ए। आप इसको जोड़ लो, आराम से निकल आएगा। आप इसको कर लेते हैं, इस आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अगर भुजा की लंबाई आपको पता चल गई 6 सेंटीमीटर, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा, पहले इस पूरे का क्षेत्रफल निकालो, यहां से यहां तक का क्षेत्र परिमाप निकालो। ठीक है मित्र, यहां का परिमाप निकालेंगे तो 6 6 6 कितना हो गया, तो कहेंगे कुल यहां से यहां तक 18 हो गया। ठीक है मित्र, अगर फिर ऊपर यहां से यहां तक लेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 6a हो गया, 6 हो गया, तो 18 18 36, और 36 6 आपका हो गया 42, 42 6 48, यानी टोटल आ गया 48 इस फिगर का यहां तक। ठीक है, अब हमको इसका लेना है, तो ये 6 और 6 कितना हो गया 12, और 6 और 6 कितना हो गया 12, तो 12 12 कितना हो गया मित्र, 24 हो गया। ठीक है ना, 12 12 24, और 24 और ए आपका 6 कितना हो जाएगा 30, 24 से कितना हो गया, तो कहेंगे 30 हो गया। अब इसको आप इसमें जोड़ दीजिए, अगर आप इसमें 30 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा मित्र, तो कहेंगे आपका 78। कितना आ गया मित्र, 78, यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कहेंगे 78 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्र, फिर से देख लीजिए ध्यान से,
पहले हम इसका निकाल लेंगे। जब इसका हम निकालेंगे मित्र तो ये कितना हो जाएगा टोटल, कहेंगे कि 18 18 36 42 6 48 हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इनका निकालेंगे। जब इनका निकालेंगे मित्र तो 6 6 12 12 कितना हो गया 24 24 6 30, जो कि इसकी गणना तो हम पिछले वाले में कर चुके हैं। तो आप क्या कर देंगे 30 और 30 में आप 48 जोड़ देंगे 78 सेंटीमीटर। इस प्रकार उम्मीद करते हैं मित्र यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए मित्र अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपको स्लाइड में बगल में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है मित्र, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। अगर इस क्वेश्चन की बात करें मित्र तो ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष से अधिक होगा, जबकि आप 176 में 3 से भाग करते हैं तो विभाजित करते हैं, यानी आपको शेष बताना किसमें अधिक है। यानी 176 में जो आप भाग दे रहे हैं 3 से, तो जो शेषफल आएगा वो उस शेषफल से, यानी जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन 1 कह रहा है कि 175 भागे 3, ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि 176 भागे 2, ऑप्शन तीसरा कह रहा है कि 173 डिवाइडेड बाई 5, और ऑप्शन चौथा कह रहा है कि 174 डिवाइडेड बाई 4। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं मित्र, ठीक है ना। पूछ रहा है कि इनसे डिवाइड करने पर जो शेषफल आएगा वो वाला शेषफल से इनमें से कौन सा शेषफल अधिक होगा। तो पहले इसको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अब यदि आप सॉल्व करते हैं मित्र तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3 5 15 हो गया मित्र, 2 बच गया 26, 3 8 24, यानी 2 शेषफल बच जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ आप सॉल्व करोगे तो 3 5 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा मित्र, बचा 2, 3 8 24, यानी यहाँ पे एक शेषफल बचेगा। इसका कर लेते हैं मित्र तो इसमें शेषफल शून्य बचेगा क्योंकि लास्ट में सम संख्या है। अगर इसका बात करते हैं मित्र 5 3 15, यानी कितना बच गया मित्र, यहाँ पे 2 बच गया 23 हो गया, 5 चौका 20, यानी यहाँ 3 शेष बच गया। और एक ऑप्शन और भी है मित्र, इसका डिवाइड करेंगे तो 4 से करेंगे तो 4 चौका 16, और कितना हो जाएगा 1 14, 4 3 12, यानी 2 शेष बच जाएगा। तो आप बता दो मित्र कौन से ऑप्शन में इस वाले शेष से शेष बड़ा है, तो कहेंगे सर 3 वाले में, यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए मित्र अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है मित्र। इस समय मैं आपको सीटेट 2011 और 2012 का पेपर में हल करा रहा हूं मित्र, तो ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मित्र, ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 500 सेंटीमीटर, ठीक है, 500 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर, ठीक है मित्र, प्लस 5 किलोमीटर को ऐड करना है, ठीक है मित्र। तो आप इसको कैसे ऐड करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसको ऐड करने के लिए स्तंभ विधि का प्रयोग कर लीजिए। पहले यूनिट देख लीजिए, जो बड़ी यूनिट होगा उसको पहले लिख लीजिए। तो बड़ी यूनिट का मतलब हुआ कि पहले सेंटीमीटर में चेंज करना, इतना ध्यान दीजिए कि सबको सेंटीमीटर में चेंज करना है, तभी आप ऐड कर पाओगे। तो सेंटीमीटर चेंज करने का मतलब 1000 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो कहेंगे सर 1000 किलोमीटर में, सॉरी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। और कितना सेंटीमीटर होता है, तो बता देंगे दोस्त कि एक, देखिए एक आपको मैं बता दे रहा हूं कि जैसे एक लिख लीजिए मिली सेंटी डेसी मीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, ऐसा कुछ आपके सामने है, ठीक है मित्र। तो मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, तो इसको आपको ऐड करना है कि कुल कितना हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब देखिए किलोमीटर बड़ी यूनिट है, उसको छोटे यूनिट में बदलना है। तो यहां से आप आइएगा, यहां से लेंगे कितना, एक छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो यहां से क्या करेंगे, ये हो जाएगा 10, 100, 1000, 10,000, लाख, यानी यहां आप लिखेंगे 5 लाख। कितना लिख लेंगे मित्र, कहेंगे 5 लाख सेंटीमीटर, यानी 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर बताएंगे, 5 लाख सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद इसमें ऐड कर दीजिएगा 50 मीटर, तो 50 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो बताएंगे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 50 मीटर में आपका हो जाएगा 50,000 सेंटीमीटर। तो आप यहां लिख लेंगे कितना, तो कहेंगे सर 50,000 लिख लेंगे। चलिए हमने 50,000 लिख लिया। अब आपको लिखना है 500 सेंटीमीटर, तो यहां आप लिख लीजिएगा 500, इसको आप ऐड कर दीजिएगा। ए हो गया 0, ए हो गया 5, ए हो गया 5, उसके बाद ये हो गया 0, ये हो गया 5, ये हो गया 5, यानी इतना आपका कुल आ जाएगा सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं मित्र यह आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। यानी 5 किलोमीटर प्लस 50 मीटर प्लस 500 सेंटीमीटर को यदि आप जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, तो बताएंगे कुल कि इतना सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा, ठीक है मित्र। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मित्र, स्लाइड में दिखाई दे रहा होगा, आप उसको सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है मित्र कि
5671 या कह रहा है 63,606, 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो पहले स्थानीय मान तो हमने बताया था कि स्थानीय मान का मतलब होता है स्थान विशेष का मान, यानी 6 जिस स्थान विशेष पर होगा उसका मान ही स्थानीय मान कहलाएगा। तो इनका योगफल निकालना है, तो पहले इस 6 का निकालेंगे। तो 6 किस स्थान पे, तो कहेंगे सर इकाई के स्थान पे, इसका मतलब 6 में 1 का गुणा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ये 6 किस स्थान पे, तो कहेंगे सर सैकड़ा के स्थान पर है, तो इसका मतलब इस 6 में किसका गुणा होगा, कहेंगे सर 100 का हो जाएगा, 600 हो जाएगा। उसके बाद इस 6 किस स्थान पे है, तो कहेंगे सर यह आपके 10,000 के स्थान पे है, 10,000 के स्थान पे, इसका मतलब इसमें 6 में कितने का गुणा करना पड़ेगा, सर कहेंगे 10,000 का। अब गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 60,000 हो जाएगा। अब इन्हीं को ऐड करना है। जब ऐड करेंगे मित्र तो कैसे ऐड करेंगे, पहले लास्ट वाला जीरो लीजिएगा, 600 यानी मतलब यहाँ 6 ही हो जाएगा। फिर यहाँ लेंगे कि अब 6 का काम खत्म हो गया, 0 दूसरा जीरो से ले लेंगे, 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद 6 का लेंगे तीसरे यहाँ, तो यहाँ 6 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा मित्र, तीसरा स्थान पे, जबकि 0 बच गया और 6, यानी इतना आपका योगफल हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मित्र यह आपको समझ में आया होगा। चलिए मित्र अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सीटेट 2011-12 के अगले क्वेश्चन की। अगर मित्र अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि 5,671 और उनके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर क्या होगा। तो इनको अंकों को पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1765, यानी पहले हमने ऐसे लिखा तो एक बार उल्टा लिख देंगे। अब इनका अंतर आपको निकालना मित्र, ठीक है ना। अंतर निकालेंगे तो 11 में से 5 गया, कितना बचा, 6 आ गया। उसके बाद यहाँ कितना बच गया मित्र, 6 में से 6 गया, 0 हो गया। अब यहाँ 6 में से 7 तो घटेगा नहीं मित्र, इससे एक कैरी लेगा, यहाँ हो जाएगा 16 में से 7 घटेगा तो कहेंगे 9 हो गया। अब यहाँ देखिएगा मित्र, यहाँ क्या बच गया, तो बताएंगे कि एक कैरी लिया हुआ था, तो इसका मतलब यहाँ 4 बचा, तो 4 में से 1 माइनस होगा 3, यानी ये आपका अंतर आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए मित्र अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन 2011-2012 के टेट में क्या आया हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है मित्र कि यदि कह रहा है कि 1 ठीक है ना, कह रहा है कि 1 into 1 इक्वल टू 1, 1 into 1 into 1 इक्वल टू 1, फिर 1 1 1 इक्वल टू 1 1 1 1 2 1 होगा इसका, ठीक है ना। फिर 1 3 1 का अगर इसका कह रहा है कि इसका जो मान होगा वह आपका होगा कितना, तो 1 2 3 2 1। तो इसी प्रकार आपसे पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है कि 1 1 1 1 1 मल्टीप्लाई विथ 1 1 1 1 1 का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चंस को कैसे लिखते हैं मित्र, आप क्या करिएगा, एकदम सिंपल तरीका, पहले ऐसे लिखिएगा 1 2 3 4 5, फिर यहीं से उल्टा चले जाइएगा 4 3 2 1, यही आंसर हो गया। जैसे देखिए पहले में 1 1 का किया है, तो 1 किया है, 1 के बाद कुछ होता नहीं, 1 के पहले 0 तो लिखेंगे नहीं। अब यहां से क्या है 1 1 का, तो 1 2 फिर 1 ले लेंगे, फिर 1 2 3 फिर 2 1। उसी प्रकार यहाँ क्या करेंगे, तो कहेंगे 1 2 3 4 5, उसके बाद वहां से फिर रिटर्न हो जाएंगे, जब वापस होंगे तो 4 3 2 1, यही आपका क्या हो गया मित्र, कहेंगे आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आप ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार दोहराते हैं मित्र, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लगा लेंगे। चलिए मित्र अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बगल में स्लाइड में दिखाई दे रहा होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें मित्र, तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है ना। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में पहला कह रहा है कि 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999 है, तो 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती कह रहा है 1999 है। 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती बता रहा है 1999 है। ध्यान से देखिएगा मित्र, अगर 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999 क्या है, सही है, तो ध्यान से देखिए पूर्ववर्ती और परवर्ती का मतलब क्या होता है। पूर्ववर्ती का मतलब होता है कोई संख्या है तो उसके पहले की जस्ट वाली संख्या, यानी उसके पहले जो संख्या आई हुई है वही संख्या पूर्ववर्ती होगी। अगर परवर्ती की बात करें तो परवर्ती का मतलब होगा उसके जस्ट जो दूसरी संख्या आ रही है, यानी एक अधिक वाली संख्या। यानी दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि अगर जो संख्या दी गई है उसमें से एक घटा देंगे तो उस संख्या का पूर्ववर्ती पता चल जाएगा, या जो संख्या दी हुई है उसमें एक जोड़ देंगे तो उस संख्या का परवर्ती पता चल जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे मित्र, तो 1000 का पूर्ववर्ती पूछ रहा है। चूंकि 1000 का पूर्ववर्ती तो 999 तो सही है, लेकिन 1000 के पूर्ववर्ती यानी 999 का भी पूर्ववर्ती पूछ रहा है, तो वो कितना होगा, 999 होगा नहीं, वो 998 होगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या है मित्र, गलत है।
दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि 1000 का पूर्ववर्ती का परवर्ती 1001 है। तो 1000 के पूर्ववर्ती, तो पहले 1000 का अगर पूर्ववर्ती निकालेंगे तो 999 हो जाएगा, और उसका परवर्ती कह रहा है, तो उसका परवर्ती जब निकालेंगे तो फिर से 1000 हो जाएगा। ठीक है मित्र, न कि 1001 होगा, यदि दूसरा ऑप्शन भी गलत है। अगर तीसरा ऑप्शन की बात करें तो कह रहा है 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1002 है। ठीक है मित्र, 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती क्या कह रहा है, 1002 है। सॉरी मित्र, दूसरा ऑप्शन जो कह रहा है वो कह रहा है 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1001 है। ठीक है, तो 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती, तो 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती जो होगा, 1000 का पहले पूर्ववर्ती निकालेंगे, तो 1000 का पूर्ववर्ती मतलब 999 हुआ, और 999 का अगर फिर क्या निकालेंगे, परवर्ती, तो 999 का परवर्ती क्या होगा, वो होगा मित्र 1000। ठीक है ना, तो 1001 नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1002 है, तो वो भी 1002 तो होगा नहीं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है, लास्ट कह रहा है कि 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है, तो 1000 के परवर्ती, अब देखिए चौथा ऑप्शन कह रहा है 1000 के परवर्ती, 1000 का परवर्ती करेंगे तो 1001 हो जाएगा। ठीक है मित्र, जबकि इसका पूर्ववर्ती कहेगा तो फिर इसका पूर्ववर्ती निकालेंगे तो 1000 होगा। इसका मतलब विकल्प नंबर डी बिल्कुल क्या है मित्र, सही है। चलिए मित्र, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सीटेट 2011-12 में पूछा गया था उसकी चर्चा कर लेते हैं। आपको स्लाइड में क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। चलिए मित्र, उस क्वेश्चन की बात करें तो वह क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपए है और अमित 1.5 दर्जन पेंसिलें खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपए का नोट देता है, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, एक पेंसिल का जो दाम है मित्र, एक पेंसिल के अगर दाम की बात करें तो वो कह रहा है कि 2 रुपए 50 पैसे है। ठीक है ना, यानी 2 रुपए 50 पैसे एक पेंसिल का दाम है। आगे कह रहा है कि अमित ने 1.5 दर्जन पेंसिलें खरीदी। अब 1.5 दर्जन पेंसिलें का मतलब होता है, ठीक है ना, 1.5 दर्जन पेंसिल का मतलब क्या हुआ, तो एक दर्जन में 12 पेंसिलें होंगी, तो 1.5 दर्जन में कुल 18 पेंसिल हो जाएंगी। कितने हो जाएंगे मित्र, तो कहेंगे सर कुल 18 पेंसिल हो जाएंगी। अब आपसे क्या पूछ रहा है, अब आपसे पूछ रहा है तो बता दीजिए कि कुल 18 पेंसिलों का मूल्य कितना होगा। ठीक है ना, तो अगर 18 पेंसिलों का मूल्य निकालेंगे तो 18 पेंसिल का मूल्य बराबर, पेंसिल का मूल्य निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, 18 गुणे 2 रुपए 50 पैसे। आप इसका गुणा करेंगे मित्र तो ध्यान दीजिएगा, चाहो तो आप इसको 18 दूना 36 कर लेते हैं और फिर 18 का आधा जोड़ लेंगे, 36 9 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 36 9 45 हो जाएगा। इसका कितना रुपए आ गया, कहेंगे सर 45 रुपए आ गया। या ऐसे भी कर सकते हैं, 18 जीरो जीरो कर देंगे, 18 5 90 की जीरो हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, 18 36 9 45, यानी 45 रुपए भी आ गया। यानी कुल 45 रुपए की पेंसिल हुई। अब उसने दुकानदार को कुल कितना रुपया दिया, तो 100 रुपए दिया। तो दुकानदार कितने रुपए वापस करेगा, तो जितने का सामान है उसको हम क्या करेंगे, 100 रुपए में से घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि दुकानदार कितने रुपए वापस करेगा। तो कुल सामान कितने का लिया है मित्र, तो कहेंगे वो लिया है 45 रुपए का, तो घटा देंगे कुल 55 रुपए, यानी दुकानदार उसे 55 रुपए क्या करेगा, वापस करेगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मित्र होगा 55। चलिए मित्र, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्लाइड में दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, लगाते भी चलिए मित्र। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें मित्र, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2:58 वो भी रात PM की बात कर रहा है, से 4 घंटे 59 मिनट पहले का समय क्या होगा, से 4 घंटे 59 मिनट पहले का समय क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा मित्र, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 2:58 है तो इसको हम बदल लेते हैं किस टाइम में, जो 24 आवर क्लॉक होता है उसमें बदल लेते हैं। 24 आवर क्लॉक में बदलेंगे तो हो जाएगा 14:58। ठीक है मित्र, कितना हो गया, 14:58 हो गया। अब इसमें से कह रहा है कि 4 घंटा पहले, 4 घंटा 59 मिनट पहले क्या समय था। तो ध्यान दीजिएगा, 4 घंटा का मतलब इसमें से 4 घंटा 59 मिनट क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब घटेगा मित्र तो ध्यान दीजिएगा, अब इसमें कैसे घटेगा, ये 58 मिनट में से 59 मिनट को घटेगा नहीं। अब यहां से ये 14 घंटा में है, 1 घंटा जब इसको देगा तो यहां 60 मिनट बनकर जाएगा। कितना बन के जाएगा मित्र, कहेंगे 60 मिनट बनकर जाएगा। जब ये 60 मिनट बनकर जाएगा तो ये कितना बना लेगा, तो यहां बन जाएगा 118 मिनट।
कितना हो जाएगा मित्र 118 मिनट। अगर आप 118 मिनट से 59 मिनट घटा दें तो क्या हो जाएगा 59 मिनट ही बचेगा। अब यहां बच गया 13 घंटा। 13 घंटा में से आप 4 घंटा घटा देते हो तो बच जाएगा 9 घंटा, यानी 9 बज करके अब एएम में हो जाएगा, 9 बज करके 59 मिनट हो रहा होगा एएम। उम्मीद करते हैं मित्र आप इसको समझ पाए होंगे, ठीक है ना। चलिए अब इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011-12 में जो लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मैं पेडागोजी का क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं मित्र, जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं जो सॉल्व करने होंगे उसको करा रहा हूं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1/2 में कितने 1/8 हैं, 1/2 में कितने 1/8 हैं, ठीक है मित्र। तो इस टाइप के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। 2015 के सीटेट में भी पूछा गया था, 2016 के सीटेट में पूछा गया था, 2018 2020 के भी 2019 के भी टेट में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो इससे एक प्रश्न जरूर बनते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अगर पूछता है कि 1/2 में कितने 1/8 है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मित्र आपको क्या करना पड़ेगा कि डिवाइड कर देना, यानी 1/2 में आपको डिवाइड कर देना कितने का, तो कहेंगे मित्र 1/8 का। जब 1/8 का डिवाइड करेंगे तो इसको लिखेंगे 1/2। जब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे मित्र तो हो जाएगा 8/1, यही हो जाता है ना, ठीक है। अब 2 से काटेंगे, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, यानी कुल 4 होंगे। इनकी संख्या 1/8 की संख्या कितनी होगी 4 होगी। उम्मीद करते हैं मित्र यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब फिर ऐसे ही अगले वीडियो में मिलते हैं मित्र। 2011-12 का हमने पेपर हल किया, तो 12 13 14 करके ऐसे करके सारे पेपर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो उम्मीद करता हूं मित्र यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा मित्र। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए मित्र मिलते हैं अगले ऐसे ही मजेदार प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कामना करता हूं कि आप जो सीटेट 5 जुलाई 2020 होने वाला है आप उसमें जरूर क्वालिफाई करेंगे। यह मैं आपसे इच्छा भी रखता हूं, आशा भी करता हूं कि टीचर को आशावादी होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।